हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम क्विज 7 पे बात करेंगे। क्विज 6 तक के वीडियो आ चुके हैं, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। दिल्ली एम्स के इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, उनमें एक क्विज है, क्विज नंबर 6, वो दिल्ली एम्स पे के पैटर्न पे रिलेटेड है। तो आज हम क्विज 7 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच डिजीज इज द डिमेंशिया एसोसिएटेड विद एसिमेट्रिक एट्रोफी ऑफ फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। पूछ रहा है कि कौन सी डिजीज है डिमेंशिया की जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के एट्रोफी की वजह से होती है। ऑप्शन ए है जैकब डिजीज, बी है हंटिंगटन डिजीज, सी है वस्कुलर डिजीज और डी है पिक्स डिजीज। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। पिक्स डिजीज सेनाइल डिमेंशिया होती है, एज से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब की एट्रोफी होती है और उसकी वजह से पिक्स डिजीज होती है, जो डिमेंशिया का ही एक टाइप है पिक्स डिजीज। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच एक्शन शुड द नर्स टेक बिफोर परफॉर्मिंग ए वेन्यू पंक्चर टू इनिशिएट कंटिन्यूस इंट्रावेनस थेरेपी। ऑप्शन ए है, पूछ रहा है कि वेन पंक्चर करने से पहले कोई पेशेंट है जिसको कंटिन्यूस आईवी थेरेपी चल रही है, तो नर्स क्या परफॉर्म करेगी। ऑप्शन ए है, अप्लाई ए कूल कंप्रेस टू द अफेक्टेड एरिया, बी है, इंस्पेक्ट द आईवी सॉल्यूशन एंड एक्सपायरी डेट, सी है, सिक्योर ए पेडेट आर्म बोर्ड अबव द आईवी साइट एंड डी है, अप्लाई ए टोर्निक्वेट बिलो द वेन्यू पंक्चर। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। कंटिन्यूस अगर आईवी थेरेपी चल रही है तो केवल आईवी सॉल्यूशन को इंस्पेक्ट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है और उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, क्योंकि कंटिन्यूस चल रही है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग बोलस फीडिंग वाया ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। बोलस फीडिंग चल रही है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से एक क्लाइंट को। नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। नर्स क्लाइंट को कौन सी पोजीशन में प्लेस करेगी ताकि फीडिंग एडमिनिस्टर कर सके, उसको दे सके। ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, बी है सेमीफोलर्स, सी है ट्रेंडनबर्ग और डी है लेटरल रिकम्बेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, सेमीफोलर्स पोजीशन। नॉर्मली सेमीफोलर्स पोजीशन में ही हम फीडिंग करवाते हैं एनजी ट्यूब की। सुपाइन पोजीशन में तो रिफ्लेक्सेस वापस आ सकते हैं, इसलिए हम सुपाइन पोजीशन नहीं देते, एस्पायरेशन का प्रॉब्लम रहता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। यहाँ बोलस है, बोलस के अंदर हम फोलर्स पोजीशन देते हैं। बोलस फीडिंग जब करवाते हैं तो फोलर्स पोजीशन देते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है फोलर्स, इसलिए हम सेमी फोलर्स पोजीशन यहाँ पर राइट आंसर देंगे, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए प्रीनेटल क्लाइंट हैज ए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑन असेसमेंट, विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन। एक प्रीनेटल क्लाइंट है जो डायग्नोसिस हुए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। तो नर्स कौन सी कंडीशन देख के बताएगी कि उसको एनीमिया है। ऑप्शन ए है डिहाइड्रेशन, बी है ओवरहाइड्रेशन, सी है ए हाई हीमेटोक्रिट लेवल और डी है ए लो हीमोग्लोबिन लेवल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम हीमोग्लोबिन से देख के पता लगा सकते हैं। जब हीमोग्लोबिन का लेवल लो होता है, कम होता है, तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगर हीमेटोक्रिट 30% से कम होता तो भी एनीमिया बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ हाई हीमेटोक्रिट लेवल है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट डायग्नोज्ड विद लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन हैज जस्ट बीन एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट। एक क्लाइंट है जिसको लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन है, जो ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ है, भर्ती हुआ है। द नर्स शुड प्लान टू हैव विच प्रोसीजर ट्रे अवेलेबल फॉर यूज एट द बेड साइड। तो नर्स कौन सा प्रोसीजर ट्रे है, कौन सी प्रोसीजर ट्रे है जो उसके बेड साइड रखेगी। ऑप्शन ए है इंट्यूबेशन, बी पैरासेंटेसिस, सी है थोरेकोसेंटेसिस और डी है सेंट्रल वेनस लाइन इंसर्शन। तो प्लूरल इफ्यूजन का ट्रीटमेंट है टैपिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालना, उसको हम थोरेकोसेंटेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। थोरेकोसेंटेसिस ट्रे जो है वो उसके बेड साइड रखेगी नर्स। अगला क्वेश्चन है, द नर्स प्रोवाइड डाइटरी इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट of a child with diagnosis of cystic fibrosis
द नर्स शुड टेल द पेरेंट दैट विच डाइट शुड बी फॉलोड। एक बच्चा है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, नर्स उसके माता पिता को डाइटरी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा रही है, तो कौन सी डाइट फॉलो करवाएगी नर्स? ऑप्शन ए है फैट फ्री डाइट, बी है लो इन प्रोटीन, सी है लो इन सोडियम और डी है हाई इन कैलोरी। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। हाई इन कैलोरी और हाई इन प्रोटीन डाइट है वो नर्स फॉलो करवाएगी उस क्लाइंट को जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद अक्यूट पल्मोनरी एडिमा विच psychosocial strategy should the nurse plan to incorporate into the care of a client। एक क्लाइंट है जिसको अक्यूट पल्मोनरी एडिमा हुआ है, कौन सी साइकोसोशियल स्ट्रेटजी है जो क्लाइंट के केयर प्लान के अंदर नर्स डिनोट करेगी? ऑप्शन ए है रिड्यूस एंजाइटी, बी है इंक्रीजिंग फ्लूइड वॉल्यूम, सी है डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट और डी है प्रमोटिंग अ पॉजिटिव बॉडी इमेज। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। साइकोसोशियल स्ट्रेटजी है तो एंजाइटी रिड्यूस करना नर्स का काम रहेगा क्लाइंट की, क्योंकि क्लाइंट को चेस्ट पेन होएगा और उसको डर रहेगा कि मैं मर ना जाऊं या कुछ और ना हो जाए मुझे, तो उसके लिए रिड्यूस एंजाइटी नर्स का काम रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वेरिसेला और क्लासिफाइड अंडर, वेरिसेला किस ग्रुप में क्लासिफाइड होता है? ऑप्शन ए है एंटेरोवायरस, बी है रिट्रोवायरस, सी है पॉक्स वायरस और डी है हर्पिस वायरस। तो हर्पिस वायरस के अंदर ही वेरिसेला क्लासिफाइड रहता है। हर्पिस टाइप थर्ड जो होता है वो वेरिसेला टाइप का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, बी है सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सी है सेरिब्रल हेमरेज और डी है सबरेक्नोइड हेमरेज। तो स्ट्रोक होता है किसी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से, और ब्लॉकेज जो होता है मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस होता है तो स्ट्रोक हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए रिलायबल स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है रेंडम ब्लड शुगर, बी है फास्टिंग ब्लड शुगर, सी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और डी है यूरिन शुगर। तो रिलायबल की बात करें तो फास्टिंग ब्लड शुगर रिलायबल टेस्ट होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। और इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, इफ़ेक्टिव जो डायग्नोसिस होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का वो कौन सा होता है? तो HbA1c जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। HbA1c 3 महीने की ग्लूकोज को भी बता देता है कि 3 महीने पहले ग्लूकोज का लेवल कितना था, वो भी HbA1c के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो वो इफ़ेक्टिव हो गया। और रिलायबल की बात करें तो फास्टिंग ब्लड शुगर रिलायबल हो गया। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन वन सिंगल विजिट ए 9 month old अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड कैन बी गिवन द फॉलोइंग वैक्सीनेशन। एक 9 महीने का बच्चा है जो अनइम्यूनाइज्ड है, पहले उसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो अभी कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? ऑप्शन ए है ओनली BCG, बी है BCG DPT1 OPV1, सी है DPT1 OPV1 मीजल्स और डी है BCG DPT1 OPV1 और मीजल्स। 9 मंथ पे हम मीजल्स और विटामिन ए लगाते हैं, ठीक है, तो मीजल्स तो लगानी ही लगानी है। इसके साथ में BCG जो होता है वो बर्थ से लेकर 1 साल तक हम कभी भी दे सकते हैं, 12 महीने तक कभी भी लगा सकते हैं, तो BCG भी लगेगी। और 2 बज की DPT1 और OPV1 हम कभी भी लगा सकते हैं, DPT1 तो लगानी है। तो डी यहाँ राइट आंसर है। BCG DPT1 OPV1 और मीजल्स की डोज है या वैक्सीन है वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे। अगला क्वेश्चन है एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन द PHC पे वैक्सीन किसके अंदर स्टोर की जाती है? ऑप्शन ए है कोल्ड बॉक्स, बी है डीप फ्रीजर,
सी है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर और डी है वॉक इन कोल्ड रूम। वॉक इन कोल्ड रूम हम रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज़ करते हैं। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर हम पीएससी पे यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। डीप फ्रीजर्स जो कोल्ड बॉक्स होते हैं उसके अंदर जो बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हम बर्फ़ जमाते हैं उनके लिए डीप फ्रीजर यूज़ करते हैं, और कोल्ड बॉक्सेस जो होते हैं वो डे केयर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करेंगे पीएससी पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व 4। फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर की बात करें तो उसका फंक्शंस क्या है। ऑप्शन ए है हियरिंग, बी है विजन, सी है आई मोमेंट और डी है च्विंगिंग। तो सी ऑप्शन राइट है। आई मोमेंट के लिए ज़रूरी होता है ट्रोक्लियर नर्व, 4th नंबर की क्रेनियल नर्व है। हियरिंग के लिए 8 नंबर की क्रेनियल नर्व जिसको वेस्टिबुलो कोक्लियर बोलते हैं। विजन के लिए 2 नंबर की ऑप्टिक नर्व, और च्विंग के लिए 5 नंबर की ब्रांच होती है ट्राइजेमाइनल की, वो यूज़ होती है च्विंगिंग के लिए। क्रेनियल नर्व 5 नंबर की, तो ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए पेशेंट विद न्यूली डायग्नोस्ड मिनियस डिजीज़। एक क्लाइंट है जिसको मिनियस डिजीज़ है, उसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा। मिनियस डिजीज़ ईयर की डिजीज़ होती है जिसके अंदर 3 सिम्टम्स मोस्टली आते हैं, वर्टिगो, टाइनिटस और ईयर पेन होता है। वर्टिगो मतलब उसको चक्कर आते हैं तो गिरने का प्रॉब्लम रहेगा। टाइनिटस का मतलब उसको कान में रिंगिंग होती है, रिंगिंग सेंसेशन आते हैं तो उसको टाइनिटस बोलते हैं, और पेन होता है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, बी है रिस्क फॉर इंजरी, सी है इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, डी है अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। वर्टिगो की वजह से गिरने का प्रॉब्लम रहेगा और गिरने के प्रॉब्लम की वजह से इंजरी का चांस रहेगा, तो रिस्क फॉर इंजरी नर्सिंग प्रायोरिटी है, डायग्नोसिस है उसका, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन डॉक्यूमेंटिंग प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री द टर्म यूज टू डिनोट ए वुमेन्स हु हैज कैरिड 1 प्रेगनेंसी एंड डिलीवर्ड ए वाइबल चाइल्ड इज। एक प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटिंग करिए नर्स, कौन सा टर्म हम यूज़ लेंगे जब एक बार प्रेग्नेंट हुई है एंड उसी को जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा था उसको वाइबल डिलीवर्ड कर दिया है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है नल्ली ग्रेविडा, बी है प्राइमी पैरा, सी है प्राइमी ग्रेविडा और डी है ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। तो यहाँ तो प्राइमी ही नाम देंगे क्योंकि वो एक ही बार तो प्रेग्नेंट हुई है और एक ही बच्चे को उसने जन्म दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। प्राइमी पैरा, बच्चे को जन्म दे दिया है इसलिए पैरा है, अगर नहीं देती तो वो ग्रेविडा होती, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एंटीनेटल एब्डोमिनल पाल्पेशन द यूटेराइन फंडस कैन बी फेल्ट एट द लेवल ऑफ मैटरनल अम्बलाइकस 8। किस समय या गेस्टेशन एज में, कौन सी एज के अंदर, गेस्टेशन के कौन से पीरियड के अंदर जो यूट्रस का फंडस है वो अम्बलाइकस पर फील होता है। ऑप्शन ए है 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, बी है 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, सी है 32 वीक ऑफ गेस्टेशन और डी है 36 वीक ऑफ गेस्टेशन। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। 24 के ऊपर, 24 वीक पर जो अम्बलाइकस के ऊपर जो फंडस होता है वो फील कर सकते हैं हम, तो यहाँ बी राइट आंसर है। ये 2 वीक ऊपर नीचे हो सकता है, +2 ± हो सकता है 2 वीक। अगला क्वेश्चन है विच पावर यूज इन द सिचुएशन व्हेन द मैनेजर गिव इंसेंटिव टू 1 एम्प्लॉय फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट इन ए न्यू प्रोजेक्ट। एक एम्प्लॉय है जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है एक नए प्रोजेक्ट के लिए, तो मैनेजर उसको इंसेंटिव देता है, तो उस इंसेंटिव को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है कोरेसिव, बी है रिवार्ड, सी है लेजिटिमेट और डी है एक्सपर्ट। तो रिवार्ड को हम इंसेंटिव बोलते हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना, और इनाम यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए दी जा सकती है।
तो जो इंसेंटिव दे रहा है एक एम्प्लॉय को उसको रिवार्ड बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है HELLP हेल्प सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, पूछ रहा है हेल्प सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस का, बी है ल्यूकेमिया, सी है एड्स और डी है प्री एक्लेम्सिया। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प का मतलब होता है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। ये कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्सिया का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन क्या है। 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन माना गया है WHO के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू WHO एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक करवाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोप्लिक्स स्पॉट इज अ टिपिकल साइन ऑफ, पूछ रहा है कोप्लिक्स स्पॉट किसका टिपिकल साइन है, किसका साइन है या सिम्टम्स है जिसको हम कोप्लिक्स स्पॉट के द्वारा पहचान सकते हैं। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी है पर्टूसिस, सी है मीजल्स और डी है मम्स। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। मीजल्स का एक साइन होता है कोप्लिक्स स्पॉट। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज। प्लियोमॉर्फिज्म किस डिजीज के अंदर दिखता है। ऑप्शन ए है टाइफॉइड फीवर, बी है डेंगू फीवर, सी है चिकन पॉक्स और डी है रूबेला। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिज्म दिख सकता है। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब स्किन रेसेस जो पेस्टूल्स, मैक्यूल्स या पेप्यूल हैं, सॉरी पुस्टूल्स, मैक्यूल एंड पेप्यूल हैं, वो एक साथ अगर आते हैं, बॉडी के अंदर रेसेस एक साथ अगर आते हैं तो उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं और वो चिकन पॉक्स में होता है प्लियोमॉर्फिज्म। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच कमेटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी कौन सी कमेटी है। ऑप्शन ए है बोहर कमेटी, बी है मुडेलियर कमेटी, सी है करतार सिंह कमेटी और डी है श्रीवास्तव कमेटी। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। मुडेलियर कमेटी हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी होती है। इसके अलावा बोहर कमेटी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी होती है। सी जो करतार सिंह कमेटी है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की कमेटी है और जो श्रीवास्तव कमेटी है वो है रीओरिएंटेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए आई थी। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। मुडेलियर के लिए हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए कौन सी जो लेयर है, कौन सी जो सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए है एक्टोडर्म, बी है मीजोडर्म, सी है एंडोडर्म और डी है प्राइमिटिव लेयर्स। तो एक्टोडर्म के द्वारा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। मीजोडर्म जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज जैसे बोन्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, वो बनाता है। एंडोडर्म जो होता है वो जीआईटी को फॉर्म करता है। इसके अलावा एंडोडर्म के द्वारा ही जो वो बनता है, सॉरी, टेस्टिस। तो ऑप्शन बी ए यहाँ राइट आंसर है। 23 का ए आएगा। एक्टोडर्म के द्वारा ही सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन होता है उसका। अगला क्वेश्चन है डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर। डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मोड जो है वो किस इंटरवेंशन में आता है या किस प्रिवेंशन में आता है। डिसेबिलिटी को लिमिटेड करना, जो डिसेबिलिटी हो गई है लेकिन अब आगे ना हो उसको रोकना है तो उसकी लिमिटेशंस हैं, वो कौन से प्रिवेंशन में आता है। ऑप्शन ए है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, बी है प्राइमरी प्रिवेंशन, सी है सेकेंडरी प्रिवेंशन और डी है टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी लिमिटेशंस आते हैं, जो डिसेबिलिटी हो गई है, जो प्रॉब्लम हो गई है उसको आगे ना हो, आगे ना बढ़े वो, तो उसको टर्सरी प्रिवेंशन में हम रखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।